नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं। 2023 के आखिर में एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए बीजेपी ने तो ब्लूप्रिंट तक तैयार कर लिया है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमपी का किला फतेह करने के लिए मैदान में उतार दिया है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। तो वहीं 2023 के आखिर में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यहां पर भी बीजेपी अभी से मैदान में कूद चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं। अब 2 जुलाई को वसुंधरा हड़ौती के कोटा में महारैली करने जा रही हैं। इस रैली को पार्टी के अंदर के विरोधियों और विपक्ष दलों के नेताओं के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। बूंदी रोड पर खन्ना फॉर्म में यह रैली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोटा कार्यक्रम के 2 दिनों के बाद होनी है। रैली का जिम्मा बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद जोशी ने उठाया है। तो विपक्ष को एकजुट करने में दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खुद के घर पर ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की एक बैठक हुई। देश के 17 पार्टियों के बड़े नेता विपक्षी एकता में शामिल हुए, तो वहीं इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। आरएलडी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इंतजार कीजिए, बहुत जल्द कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। जेडीयू के आंतरिक कलह का आलम यह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ एमएलसी रामेश्वर महतो ने बयानबाजी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार भले ही इस बात पर इतरा रहे हों कि उन्होंने 15 विपक्षी दलों को एकजुट कर लिया, लेकिन सच ये है कि वो अपनी ही पार्टी को विखंडित होने से नहीं बचा पा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कभी सपा के गढ़ रहे आजमगढ़ को फिर से जीतने के लिए चाचा शिवपाल यादव पर भरोसा जता रहे हैं। माना जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को आजमगढ़ से सपा के टिकट पर उम्मीदवार बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए आजमगढ़ सपा कार्यालय पर एक बैठक भी हो चुकी है और सपा नेताओं ने शिवपाल यादव के नाम पर मुहर भी लगा दी है। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, किस्सा कुर्सी का करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है उसमें उन्होंने अहम बातें भी कही हैं। उसमें उन्होंने यूसीसी का बिना नाम लिए जिक्र किया और यह कहा कि इस मुल्क में 2 कानून नहीं रह सकते। लेकिन सबसे अहम यह भी होगा कि क्या आजमगढ़ की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी 2024 में बचा पाएगी कि नहीं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बीजेपी की हुंकार, मोदी की हुंकार, जो मध्य प्रदेश में आज रैली हुई है। दूसरी नीतीश कुमार की आप देख रहे हैं जब विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी। तीसरी वसुंधरा राजे जो रैली करने जा रही हैं और चौथी अखिलेश यादव की, क्योंकि इस बार शिवपाल यादव पर दांव लगाया जा सकता है आजमगढ़ के लिए। पिछली बार धर्मेंद्र ने चुनाव लड़ा था जब उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की सीट पे, तो वहां से उनको हार हासिल हुई थी। 2019 में यह उपचुनाव हुआ था, लेकिन 2022 में यह उपचुनाव हुआ था, उस समय धर्मेंद्र को बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में हैं, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सीधा और साफ मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री का यह बयान तब आया जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर उनके लिखित सुझाव मांगे थे। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि समान नागरिक संहिता बनाओ। पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर भी बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि राजनीति में पसमानदा मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि मुस्लिमों के साथ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो
परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अब सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी को अभी से ही मैदान में उतरने की जरूरत क्यों आन पड़ी। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि दरअसल बीजेपी की ओर से एक सर्वे कराया गया। विधानसभा चुनाव बीजेपी का पहला सर्वे कराया गया। हालांकि यह सर्वे पूरा हो चुका है, एक और सर्वे होना बाकी है। लेकिन पहले सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बीजेपी 30% सीटों पर काफी मजबूत है, लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि 69 सीटों पर जीत पक्की है, जबकि 23% सीटों पर सीधी लड़ाई है। इन 53 सीटों पर फैसला भाजपा या कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 15 सीटों पर गुटबाजी है, जिससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी सीटों पर भाजपा विधायक को लेकर असंतोष है। बीजेपी के सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि 1/4 सीटें कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी। कांग्रेस की स्थिति महाकौशल में विंध्य क्षेत्र में ज्यादा मजबूत दिख रही है। महाकौशल की 68 सीटों में से कांग्रेस 13 सीटों पर एक तरफा जीत रही है, जबकि बीजेपी 8 सीटों पर ही जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यहां की 13 सीटों पर कांटे की टक्कर है, तो बीजेपी के विधायकों वाली 3 सीटों पर गुटबाजी है और इसी गुटबाजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व जो है वो खत्म करना चाहता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजलक्ष्मी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मनु जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, मनु शर्मा जी हैं, एडिटर राजस्थान के, आलोक मेहता जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, प्रभु पटेरिया हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं, रजत राकेश टंडन हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, महिमा कटारिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी हैं, चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ेंगे और शक्ति कुमार हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ेंगे। महिमा, सबसे पहला सवाल आप ही से रहेगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, दरअसल वो संदेश पूरे मुल्क में गया। बात यूसीसी की हुई। यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है, लेकिन इस मौके पर यूसीसी को लेकर इतनी ज्यादा दबाव के साथ कहना और यह कहना कि एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, क्या ये मान के चलें कि केंद्र सरकार ने मन बना लिया है कि 2024 से पहले यूसीसी इस मुल्क में लागू हो जाएगा? बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है इतने सारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये कहना है कि संगठन मजबूत होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ता अगर मजबूत होंगे तभी आगे पार्टी बढ़ सकती है। तो अब 2 बातें आपने जो साफ कही कि यूसीसी की अगर बात आती है तो यूसीसी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि कई लोग इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि तमाम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कई लोग हो जिन्होंने यूसीसी के समर्थन में बात की है। तो महिमा, आपकी आवाज पूरी नहीं आ पा रही है, कुछ मुझे लगता है तकनीकी दिक्कत है। आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, क्या ये मान के चलें, वही सवाल मैं आपसे ले लेता हूं क्योंकि महिमा का जवाब नहीं हो पाया था, कि केंद्र सरकार ने मन बना लिया है कि 2024 से पहले यूसीसी लेकर आएंगे? आशीष जी, मुझे लगता है कि इस तरह का पूरा संकेत कई दिनों से लग रहा था, और आज जो उन्होंने जो घोषणा की है, ये भोपाल नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्रों के जितने उनके बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ना और उनको संबोधित किया है। इसलिए एक बात हमारे अपने दर्शकों के लिए कि रेलवे का उद्घाटन वगैरह वहां पे जो करना था, रेल शुरू करना था, उसको झंडी दिखाना था, लेकिन एक भोपाल ये सही है कि वो शहडोल नहीं जा सके, जो एक अलग और कार्यक्रम था। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना पूरा एजेंडा, केवल यूसीसी तो है ही,
जिसके लिए हम और आप बराबर चर्चा पहले भी करते रहे हैं जी। और इसके लिए प्रतिपक्ष भी तैयार है। लेकिन इस बार उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को कहा है कि आपको घर घर जाना है, वो जो एक बड़ा मैसेज है कि इन सब को लेकर, और भ्रष्टाचार, उन्होंने ये भी कहा है कि देखो आप ये जो सारे विपक्षी इकट्ठे हो गए, अब इन पर मैं गारंटी देता हूं कि मैं इन सब पर कार्रवाई करूंगा, इन चोरों डाकुओं को भी मैं कटघरे में और जेल ले जाऊंगा। ये पहली बार इतना आक्रामक रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये 2024 के जरिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जो राज्यों के चुनाव है, उसका एजेंडा भी इसी आधार पर चलाना चाहते हैं। मोदी वर्सेस ऑल। जी। शिवराज तो है ही वहां, और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए वर्कर्स घर घर जाए, उसके कई फार्मूले हैं जो विस्तार से अपने दर्शकों ने देखा होगा, या हम लोग और आगे जब रिपीट करेंगे तो बताएंगे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत एक संगठन के नेता के नाते, एक प्रधानमंत्री के नाते, एक विपक्षी दलों पर जो हमला जिस तरह से किया है, अल्पसंख्यक और कल्याण की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है। हम अपने चैनल पर भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इनके वर्कर खाली मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर डिपेंड करने लगे थे, सोशल मीडिया पे आज डिबेट करने प्रधानमंत्री लगे ने थे। जी साफ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि जी, वर्कर घर घर जाए। राजलक्ष्मी जी, लेकिन यूसीसी का को लाना क्या इतना आसान तो नहीं है? क्योंकि हालांकि इससे पहले भी लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन मांगी थी, 2018 में नहीं हो पाई, 2021 में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी, लेकिन इस बार जो रिकमेंडेशन मांगी है 30 दिनों का समय दिया है। लेकिन आपको लगता है ये राह इतनी आसान है? जी नमस्ते। ये आसान तो नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा से था और इसी के दिशा में ये चल पड़े हैं और इन्होंने मन तो बना लिया है। अभी देखिए, ये जो राम मंदिर का इशू था, या फिर जो उन्होंने कहा था आर्टिकल 370, ये सभी चीजें वो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाली हुई थी और उन्होंने करके भी दिखा दिया। तो उसी तरीके से मुझे यकीन है कि यूसीसी का भी मामला या इसी कार्यकाल में उनका वो उसको सिद्ध करके बता देंगे। ये अच्छी बात है कि उन्होंने रिकमेंडेशंस और उन्होंने नहीं, लेकिन इस समय यूसीसी का जिक्र करना, जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इस समय यूसीसी का जिक्र करना और इतनी मजबूती के साथ जिक्र करना किस तरफ इशारा करता है? वही तो कि 2024 के लिए ये एक मुद्दा रहेगा और ये जो हर एक जैसे हर एक कम्युनिटी के लॉज में, सिविल लॉज में खास तौर से जो एक अनबन है, तो उसको मिटाने की ये कोशिश है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी या कोई एक रिलीजन को इससे असर पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं को भी इसका असर पड़ेगा। इसी तरीके से सभी रिलीजन्स को उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। इसीलिए तो उसमें चर्चा हो रही है अभी और उसमें से लोगों की रिकमेंडेशंस लिए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है ये जो विवाद है इसको मिटाने का। ये तो एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो ये हमारे स्वतंत्रता के दिन से ही होना चाहिए था कि एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए थे सभी के लिए एक प्रकार के कानून। लेकिन आर्टिकल 44 में वो ग्रे एरिया छोड़ दिया गया था। मनोज मनु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मनु जी, आज पीएम के अगर आप भाषण को देखें तो दो अहम चीजें निकल कर आई। एक तो जो पशबंदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी पहले से उन्हें साधने की कोशिश कर रही है, आज फिर पीएम ने कहा कि उन्हें मुख्य धारा में आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है। बात यूसीसी की भी कही। मध्य प्रदेश में इसमें कितना असर पड़ेगा? मध्य प्रदेश के चुनाव की अगर बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये कार्यक्रम भोपाल में क्यों हुआ। मेरा बूथ सबसे मजबूत, और नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि जब मैं मणिनगर में बूथ का जिम्मा संभालता था तो क्या क्या करता था। असल में मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले कुछ समय बाद, उसमें कार्यकर्ता सबसे ज्यादा नाराज। इसलिए मध्य प्रदेश की जमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताओं को नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करना चाहते थे, उनको बल देना चाहते थे कि आप लोग अपना मन छोटा ना करें, बड़ा करें। दूसरी चीज, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि वो जानते हैं कि ये तमाम दल इकट्ठे हो रहे हैं, इसका असर 2024 में पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि इन्होंने लाखों करोड़ का घोटाला कर लिया। ये जो गारंटी देने का जिक्र करते हैं, इनकी गारंटी सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी है, वो उन्होंने निशाना साधा क्योंकि धीरे धीरे तुलवा बढ़ रहा है।
इसलिए उन्होंने इस पर इशारा किया। आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव है और चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो एंटी इनकम्बेंसी नेताओं की है, पदों पर बैठे चेहरों की है। इसलिए वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और हाल के कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने आई है। लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे कार्यकर्ताओं आपने को संबोधित मनोज जी, करने आपने कार्यकर्ताओं की बात की। सबसे ज्यादा जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो एमपी में हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि कई बड़े नेता कार्यकर्ता जो हैं वो छोड़ छोड़कर बीजेपी को कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या रही है? जैसा कि आलोक जी ने बताया, आलोक जी कह रहे हैं कि हाल के कुछ दिनों में पार्टी व्हाट्सएप की हो गई है, ट्विटर की हो गई है, सोशल मीडिया की हो गई है। तो आप अगर देश के 10 लाख कार्यकर्ताओं में से 35 अगर आप 35 लाख जो उनका बूथ का कैंपेन चल रहा है उसमें 35 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ लेंगे और जो जोड़ने वाला व्यक्ति है बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं के खिलाफ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आक्रोश होगा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी होगी। तो इस जुड़ाव को आप कैसे कहेंगे? आपको ट्विटर पे जोड़ना, फोन पे जोड़ना, आप डिजिटली को जोड़ रहे हैं लेकिन मन नहीं जोड़ पा रहे हैं। और मन जोड़ने के लिए कार्यक्रम रखा गया था जो कि बहुत चिंता की बात है। अब अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो मनभेद है उनके अंदर और वो मनभेद बढ़ते जा रहे हैं, पार्टी चिंता में है। आपने देखा होगा कि मंच पे ठीक मंच के सामने वो दोनों साथ जरूर बैठे थे, लेकिन इस चुनाव में अगर उस इलाके में आप जाकर देखेंगे तो वो साथ नहीं है। महाकौशल में बहुत खराब हालत है। विंध्य में जो बीजेपी ने साथ दिया था विंध्याचल में, अब वहां पर एक उल्टी स्थिति देखी जा रही है। मालवा निमाड़ जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था, निमाड़ में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए चिंता यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। भोपाल की जमीन पे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि हमें आपकी चिंता है, आप ही हमें जिताते हो। लेकिन चूंकि यहां पर इस मंच पे खड़े होकर वो राष्ट्रीय राजनीति को भी संबोधित कर रहे थे, वो तमाम उन गठजोड़ की बात कर रहे थे कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा, उस कुनबे की बात कर रहे थे। ये कुनबा भ्रष्टाचार के लिए जुड़ रहा है, ये कुनबा गारंटी के लिए जुड़ रहा है, गारंटी देने की बात की जा रही है आपके राज्यों में, लेकिन गारंटी सिर्फ भ्रष्टाचार की है। 20 लाख करोड़ की गारंटी है भ्रष्टाचार की। इन बातों को और पश्चिमा मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया। निश्चित तौर पर धीरे धीरे जो मुस्लिम वोट है वो कंसोलिडेट हो रहा है, वो एकजुट हो रहा है। तो उसे किस तरीके से ये बताया जाए कि भाई हम भी आपके लिए हैं, हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो सरकारी योजनाओं में आपको भी उतना बराबर का हक है जितना परिवार के दूसरे व्यक्ति को है। तो ये जुड़ाव करने की कोशिश की जा रही है। वो और इस जुड़ाव में मुझे लगता है यूसीसी जो है वो एक अहम भूमिका निभाएगा मनु जी, और इसका इसलिए उसका जिक्र भी किया। हमारे साथ चंद्रमणि भी जुड़े हुए हैं शुक्ला लखनऊ से। चंद्रमणि, यूपी की राजनीति की बात करें तो खबर ये आ रही है कि आजमगढ़ जो सीट है, जो सपा परिवार है वो अपने पास ही रखना चाहती है। शिवपाल यादव का नाम पहले नंबर पर चल रहा है, लेकिन हालिया दिनों में जो वहां के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही आजमगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ें। जी बिल्कुल, अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो जहां अब चर्चा शिवपाल यादव के नाम की है, तो वहां के कुछ पदाधिकारियों विधायकों ने अखिलेश यादव से भी आग्रह किया था कि वो वहां से लड़े, क्योंकि अखिलेश यादव पिछला चुनाव वहां पर से लड़े थे। हालांकि जब वो विधायक बन गए उसके बाद में उन्होंने आजमगढ़ सीट छोड़ दी और उसके बाद जब धर्मेंद्र यादव वहां पर चुनाव लड़े तो उनकी हार हुई और इसी के चलते अब वहां पर शिवपाल यादव के नाम की चर्चा हो रही है। क्योंकि अगर आजमगढ़ से शिवपाल यादव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का जो सैफई परिवार है उसके लिए कई संदेश जाएंगे, क्योंकि जहां पर फिरोजाबाद में पिछली बार शिवपाल यादव अपनी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो सीट छोड़कर आएंगे आजमगढ़। आजमगढ़ अगर वो पहुंचते हैं तो उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव की छोड़ी हुई नहीं, सम्मान तो बरकरार रहेगा, सीट बरकरार रहेगी कि नहीं ये बताइए ना। धर्मेंद्र यादव भी लड़े थे, हार गए थे 2022 में उपचुनाव, दिनेश लाल यादव ने हरा दिया था, सीट बरकरार रहेगी ये बताइए। देखिए सीट तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि सीट पर क्या असर होता है, लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ से यादव परिवार का कैंडिडेट ही लड़ेगा और सबसे प्रमुख नाम है तो शिवपाल यादव का है, क्योंकि कई फायदे नजर आ रहे हैं उससे। अगर आजमगढ़ से शिवपाल यादव लड़ते हैं तो निश्चित तौर से एक जो सम्मान जिसके लिए लगातार वो बात करते आए हैं कि उन्हें सम्मान पार्टी में नहीं मिला, तो वो सम्मान बरकरार रहेगा, मुलायम सिंह की एक विरासत के तौर पर देखा जाएगा। और सबसे
सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा जो रामगोपाल यादव से उनकी फूट पड़ी थी फिरोजाबाद सीट को लेकर, उसमें काफी, क्योंकि वो सीट छोड़ेंगे वहां से अक्षय यादव लड़ेंगे, और अगर आजमगढ़ से चुनाव जीतकर शिवपाल यादव आते हैं तो जसवंत नगर की अगर सीट खाली होती है तो वहां पर उनके बेटे आदित्य यादव लड़ेंगे। तो काफी, यानी कुल मिलाकर सीट जो है वो परिवार के पास ही रहेगी। सीधे चलते हैं राजस्थान, मनु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु शर्मा जी, जो रैली कर रही है वसुंधरा राजे, 25 बीघा में तो पंडाल लगेगा, महा रैली वो होगी, दर्जन भर सांसद आएंगे, इसके अलावा कई सारे विधायक आएंगे। कुल मिलाकर कहें शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे करना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि राजस्थान में अगर बीजेपी का कोई सीएम चेहरा है तो वो वसुंधरा राजे ही हो सकती हैं। बिल्कुल आशीष, ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो राजस्थान के हाड़ौती में होने जा रहा है, और हाड़ौती जो है गढ़ माना जाता है, वसुंधरा राजे वहां की प्रमुख नेता है बीजेपी की। ये बात बिल्कुल साफ है। अब उनके समर्थकों को अब जब ये लगने लगा है कि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उनकी नेता का क्या होगा, क्या उनके हाथ में बागडोर रहेगी, आने वाले समय में टिकटों की उनकी बांटने में जो प्रमुख भागीदारी रहेगी या नहीं रहेगी, इन सब तमाम मुद्दों पर जब असमंजस होने लगा है और एक प्रयास और किया जा रहा है उनकी तरफ से कि हाड़ौती में एक बड़ी रैली की जाए, क्योंकि अब तक राजस्थान का जो प्रदेश इकाई है बीजेपी की वो जनाक्रोश रैलियां कर रही है, उसके अंदर इतनी भीड़ जुट नहीं रही है। हाड़ौती के अंदर जो ये रैली होने वाली है 2 जुलाई को, ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी रैली होने वाली है राज्य सरकार के खिलाफ में, और वसुंधरा राजे की अगुवाई में होगी, मुख्य अतिथि उनको रखा जा रहा है। तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है सीधे तौर पर कि केंद्रीय नेतृत्व साफ तौर से एक बार फिर से ध्यान दे कि राजस्थान के अंदर कोई भाजपा में सबसे बड़ा नेता है तो वसुंधरा राजे। मैंने इसीलिए ये जिक्र किया कि ये शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे की तरफ से किया जा रहा है, आला कमान को ये बताने के लिए, शीर्ष नेतृत्व को ये बताने के लिए कि राजस्थान में बीजेपी का कोई सबसे बड़ा नेता है तो वसुंधरा राजे है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, शक्ति आप खासतौर पर, क्योंकि ब्रेक के बाद पहला सवाल आप ही से होगा। वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पूर्व जेडीयू नेता ने अपनी नई पार्टी बना ली है। नमन यात्रा के दौरान पार्टी में नए लोगों को जोड़ रहे हैं, इससे पार्टी को काफी हद तक मजबूती मिल रही है। आरएलडी को मजबूत करने के लिए अपनी पुरानी और मुख्यमंत्री नीतीश की ही जेडीयू में सेंधमारी कर रहे हैं। कुशवाहा वोट बैंक हमेशा से नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से अलग होने के बाद लगभग सभी कुशवाहा उनके विरोधी बन रहे हैं। जेडीयू के कई नेता आरएलडी का दामन थाम रहे हैं, तो इससे साफ है कि कुशवाहा अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। इससे पहले भी 50 से ज्यादा नेता कुशवाहा की पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर कुशवाहा का मकसद क्या है और क्या इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। दरअसल जिस तरह से नीतीश की पार्टी के लोग उनका दामन तोड़कर कुशवाहा से हाथ मिला रहे हैं, उससे काफी हद तक सब कुछ साफ है। अगर इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा के तहत लोगों से मिलते रहें और लोगों का समर्थन मिलता रहा तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका होगा। ऐसा होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी फायदा मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले से ही बिहार में छोटी पार्टियों को अपनी ओर करने में लगी है। अमित शाह बार बार दौरे पर भी हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में उथल पुथल के कई कयास लगाए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। शक्ति, सीधा सवाल आपसे रहेगा कि क्या बिहार में बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की कोई डील हुई है क्या? सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 लोकसभा की सीटें जो 2019 में जेडीयू ने जीती थी जब एनडीए के साथ गठबंधन था, वो सीटें कुशवाहा को देने की बात की गई है। और 29 जून को जब अमित शाह बिहार जाएंगे तो हो सकता है कुशवाहा एनडीए के एक घटक दल बन जाए। देखिए, बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा ने जब उन्होंने जेडीयू का दामन थोड़ा था और अपनी पार्टी फिर से एक बार बनाई थी, उस समय से ही लगातार जो है बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, बीजेपी के साथ आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें लड़ेंगे। और अब इसको लेकर जो है उपेंद्र कुशवाहा आज न कल इसकी घोषणा भी कर देंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से जेडीयू में फूट हो रही है और जो जेडीयू जो पार्टी है लव कुश समीकरण की पर आधारित है, कुशवाहा और कुर्मी समाज
समाज के लोग, खास करके जेडीयू में कहा जाता है कि उस जाति की जो राजनीति है वो जेडीयू के द्वारा किया जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं सेंध लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले जो अब अलग हो चुके हैं, आरसीपी सिंह उससे पहले ही जो है पार्टी से अलग हो चुके थे, और अब आए दिन जो है जेडीयू के अंदर भी जो है रह के जो है बगावत के तेवर आ रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी है रामेश्वर महतो, उन्होंने भी जो है इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उसमें उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है। जो कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो अन्य नेताओं की, अन्य कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं वो सीएम तक नहीं पहुँचा रहे हैं और उनकी उपेक्षा हो रही है। इसको लेकर जो है बड़ा बयान जेडीयू के अंदर भी जो है अब कहीं ना कहीं हलचल चल रहा है, और इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनमें जो है एक तरह से दम घुट रहा है, और वो जो है पार्टी के साथ अलग होने की बातें कर रहे हैं। कई नेता जो है उनके संपर्क में हैं। नहीं, कई नेता उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं। वो कह रहे हैं कि हम जेडीयू छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं? वो बीजेपी में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक कुछ सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, लेकिन जो राजनीतिक घटनाएं हैं, जिस तरह से कयास लगा रहे हैं सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आज न कल जो है वो जेडीयू एनडीए का दामन थाम सकते हैं। वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसी आधार पे उन्होंने जो है जेडीयू की पार्टी को छोड़ा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल होने के बाद जो है आरजेडी की बातें, जो लालटेन युग की बातें जो है अब नीतीश कुमार करने लगे हैं। जो जेडीयू का कोर वोट बैंक है कुशवाहा और कुर्मी समाज है, उसकी उपेक्षा की जा रही है। और ये आपको बताया आशीष कि यही वो समाज है, जब जंगल राज की बात हो रही थी बिहार में, जब लालू प्रसाद की और उनके परिवार के बिहार में शासन थे, तो उस दौरान जो है कुर्मी और कुशवाहा समाज के लोगों ने जो है नीतीश कुमार का साथ दिया, और उसके बाद जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। और एक बार फिर से जब नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ के महागठबंधन का साथ दामन थाम लिया है, तो कहीं ना कहीं जो समाज है कुर्मी और कुशवाहा समाज है, जिसका 10 से 11% बिहार में वोट बैंक है, वो अपने आप को जो है उसके ठका हुआ महसूस कर रहा है। तो आने जो महागठबंधन में जो आरजेडी और जेडीयू का जो समीकरण है, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है एक स्वाभाविक समीकरण गठबंधन जो है वो नहीं कहा सकता। तो इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनके समाज के लोगों की उपेक्षा हो रही है, और इसको लेकर वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए वो जेडीयू से अलग भी हो गए। और अब जो है उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है लगातार जो है लालटेन की गोद में चले गए हैं। जो आरजेडी के नेता खास करके तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद कर रहे हैं, हालांकि उनके कुछ नेता तो विलय तक की बात कर रहे हैं कि जेडीयू का विलय जो है वो आरजेडी में हो जाएगा। राजलक्ष्मी जी, बीजेपी जो है वो बिहार की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको साधने में जुटी हुई है। हमको साध लिया है। आने वाले समय में कुशवाहा का भी नाम हो सकता है कि बीजेपी में जुड़ जाए, यानी एनडीए के घटक दल बन जाए। बीजेपी को बिहार के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो कितना ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए? जी देखिए, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक संकेत दिया कि ऐसा हो सकता है कि आरजेडी और जेडीयू वो साथ में मिल जाए, क्योंकि जो अभी जो हवा चल रही है उस प्रकार से उन्होंने शायद ये टिप्पणी भी की होगी या फिर व्यंग भी किया होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कम से कम दोनों की आइडियोलॉजी तो मतलब मिलते हुए दिखाई दे रही है, और दोनों की जो एक उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो भी एकजुट ही दिखाई दे रहे हैं दोनों। तो ऐसा हो सकता है कि जिनको ये आइडियोलॉजी मैच नहीं होती हो, वो शायद हो सकता है कि उनसे अलग होकर, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं वो भी तो अलग हुए थे जेडीयू से, तो उसी प्रकार हो सकता है कि कुछ और नेता भी अलग होकर या तो बीजेपी में बड़ी बात भी कह रहे हैं उनकी तरफ से। बार बार ये बयान आ रहा है कि कई बड़े जो नेता हैं जेडीयू के वो संपर्क में हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। आलोक मेहता सर, उपेंद्र कुशवाहा जो दावे कर रहे हैं, हालांकि ये दावे हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो छोड़कर मेरे साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। शक्ति हमें बता रहे थे कि तकरीबन 10 से 11% का जो वोट बैंक है वो निकल सकता है जेडीयू और आरजेडी के पास से। तो एक बड़ा झटका इसे देखा जाएगा 2024 के चुनाव को लेकर, जहां एक तरफ नीतीश कुमार सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ कर रहे हैं, वहीं उनके ही पार्टी के लोग उनका दामन छोड़कर जा रहे हैं। आशीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बात यहाँ स्पष्ट हो जाए कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में जेपी की भूमिका निभाना चाहते हैं या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो वहां के पूरा दायित्व जो है वो तेजस्वी यादव को कब सौंपते हैं?
उससे पहले, इसीलिए ये सब जो संकेत है, उपेंद्र कुशवाहा और बाजी भी पहले इस तरह का संकेत दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में छोटे दल वो बीजेपी में पूरा विलय न भी करें, बीजेपी चाहती है विलय न करें, वो अपने बल पर लड़े और बीजेपी का सहयोग हो, एनडीए उसमें शामिल हो जाए। इसलिए मुझे संभावना अधिक ये लगती है कि वो अस्तित्व बनाए रखें, ताकि बाद में भी सौदेबाजी, देखिए उसके बाद भी राष्ट्रीय राजनीति में यदि छोटा दल होते हुए भी, जैसे अपना दल था उसको वहां पर केंद्र में जगह मिल गई, तो ऐसे उपेंद्र कुशवाहा फिर से केंद्र में उनको कोई जगह मिले, या वहां पर उनको बिहार में बहुत महत्वपूर्ण, ये लोग तो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं। असली में लालू और तेजस्वी से लड़ाई इस बात की है कि नीतीश हम लोगों को करते और राष्ट्रीय राजनीति में जाए। तो ऐसे जो महत्वाकांक्षी और अनुभवी नेता हैं वो जेडीयू से अलग हो रहे हैं। इसलिए जाति से भी बड़ी बात यह है कि गुट और पार्टी और जाति उनका है ही, जिस जाति के आधार पर वो पार्टी बन रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जातियों के देश के लगभग, इस पे उत्तर भारत के नाम कम लिए, लेकिन सारे प्रदेशों के, उसमें बिहार का भी यहाँ जिक्र है, तो सारी जातियों के नाम लिए कि जाति की राजनीति नहीं करना चाहिए, हम तो पूरे समाज और पूरे देश के लिए करेंगे। तो ये जाति और धर्म के वर्सेस कल्याण और हिंदुत्व, ये मेरा मानना है कि बीजेपी का एजेंडा है, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा या जो आ सकते हैं उस एनडीए के साथ शामिल करना चाहते हैं। आलोक मेहता सर, एक बार दर्शकों को उपेंद्र कुशवाहा की बाइट भी सुनवा देते हैं, वो बयान भी सुनवा देते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। जेडीयू की स्थिति तो इसी रूप में होनी है जो हम बार बार बोलते रहे। अब जनता दल यूनाइटेड में कोई नहीं रहने वाला है। जिस स्टेज तक नीतीश जी ने स्वयं ही पार्टी को पहुंचा दिया, जिस दिन नीतीश जी ने फैसला कर लिया कि आरजेडी के हाथ में फिर से बिहार को हम सौंप देंगे, उसके बाद से इस तरह की स्थिति जेडीयू में है ही। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ थे तब भी वो यही बोल रहे थे और बाहर निकल करके यही बोल रहे हैं। आज भी जनता दल यूनाइटेड सरकार चला रही है और आज के दिन तो पूरे देश को लीड कर रही है। जनता दल यूनाइटेड का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उपेंद्र जी का ग्राफ गिरता जा रहा है। निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल प्रधानमंत्री कुर्सी पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। तो इनको तो देश की क्या होगा, देश के प्रति उनका क्या विजन है, देश में क्या परिवर्तन लाएंगे, ऐसा कोई सोच उनके पास नहीं है। शक्ति, हमने खालिद अनवर जी का बयान अपने दर्शकों को सुनवाया, जेडीयू के नेता हैं, जिसमें खालिद अनवर जी ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब पार्टी में थे ना, तब भी वो इसी तरह की बात करते थे, पार्टी से चले गए तब भी इसी तरह की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने एक बात बड़ी अहम कही, उन्होंने कहा कि हम नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तो इसके कयास ये लगा के जाएं कि क्या विपक्ष के जो चेहरे जिसको लेकर मंथन चल रहा है, हालांकि बार बार नीतीश कुमार ये डिनाई करते रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बनूंगा, क्या उस नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ अब नीतीश कुमार निकल चुके हैं जिनका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार जब से एनडीए का दामन उन्होंने छोड़ के महागठबंधन के साथ है, उसके बाद ही वो लगातार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं। 2024 में बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बनाने की कवायद चल रही है, उसके सबसे जो कहे कि सबसे आगे का जो फ्रंट का चेहरा है वो नीतीश कुमार अपने आप को इसमें रखना चाहते हैं। और इसी के मद्देनजर वो लगातार तो तमाम नेता हैं दूसरे राज्यों के, उसके साथ उन्होंने मुलाकात की और 23 जून को इसको लेकर बैठक भी हुई थी। तो बड़ी एक बात ये हुई इस बैठक में कि तमाम नेता एक मंच पे आए। हालांकि अरविंद केजरीवाल इससे नाराज हो गए और उसके बाद वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो चले गए। ममता बनर्जी भी कहा जा रहा है कि वो भी इससे जो है वो खुश नहीं है। तो तमाम दल हैं, उनके अपने अपने एजेंडे हैं और इन तमाम एजेंडों को किस तरह से नीतीश कुमार एक मंच पर लाएंगे, एक मत करवाएंगे, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि 10 से 12 जुलाई को जो है शिमला में इसको लेकर बैठक भी होने वाली है और लगातार इसको लेकर, लेकिन नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं दूसरी तरफ जो वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर जो इसमें थे वो क्षेत्रीय दल थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हटा दिया जाए। आलोक मेहता सर, क्षेत्रीय दलों के साथ दिक्कत यह है सीट शेयरिंग का जब फॉर्मूला लागू किया जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आपको ध्यान में होगा कि अगर कांग्रेस जो है वो पंजाब और दिल्ली में चुनाव ना लड़े लोकसभा का, तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं लड़ेंगे, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। केसीआर ये कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना में कोई चुनाव ना लड़े। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर सहमति बन पाएगी, तभी तो ये एक साथ आ पाएंगे। आशीष जी, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी हम केवल
ये तय कर रहे हैं कि सब जगह एक उम्मीदवार हो, बैठ के करते रहेंगे। लेकिन जब ये लिस्ट बनेगी तो चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उन जगह पर भी कांग्रेस पार्टी ज्यादा बड़ा शेयर मांगती है। आपने ठीक कहा, क्षेत्रीय दल का तो अपना है, मैंने आम आदमी पार्टी का तो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव किसी भी राज्य में नहीं है। दिल्ली और पंजाब में अभी चूंकि उसकी सरकार है, बाकी तो अनुभव बताता है कि बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं। लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कि हम तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी घुस जाएंगे, हम बिहार में भी हमें कुछ करना है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि असली झगड़ा क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के लिए है कि वो आपस में कितना सीटों के लिए कांग्रेस कितना समर्पण करेगी। सबसे बड़ी वो पार्टी बनने के लिए वो अधिकाधिक सीटें भी चाहती है कि इनके कंधे पर रख करके, इनकी बैसाखियों के बल पर हम अधिकाधिक सीटें ले आए, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार में। तो ये संभव नहीं होगा ना, तेजस्वी यादव या नीतीश जी अपने में आधी सीटें तो कांग्रेस को नहीं देंगे, वहां तो बिल्कुल अभी शून्य है। इसी स्थिति में ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सीट शेयरिंग से ज्यादा हाँ, लेकिन लगातार एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए कि बीजेपी गड़बड़ है, बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, इसलिए सब एक होकर के केवल बीजेपी और मोदी पर हमला करने के लिए सारा ही गठबंधन है फिलहाल। और बाकी जब किसी पर कोई कार्रवाई हो तो उनके समर्थन में बयान दिए जा सके, जो आज भी चेतावनी दी गई है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में तमिलनाडु में भी कार्रवाई हुई है, ममता जी भी परेशान है, बिहार तो पहले से परेशान था। इसलिए लड़ाई अब अपने जो कानूनी पेच है उसमें जेल जाने से पहले या जेल जाने के बाद उनके लिए सब पार्टियां मिलकर के लड़े, ये गठबंधन का ज्यादा बड़ा एजेंडा है। राजलक्ष्मी जी, मुझे ये लगता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये बताना भी चाहती हैं अपने वोटरों को कि देखिए हम एनडीए के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं बीजेपी का रथ रुके, लेकिन सामने वाली यानी जो दूसरी विपक्ष की पार्टी है वो हमारी बातों को नहीं मान रही है। तो अपने आप को एक शहीद का दर्जा देने के लिए भी इस तरह की कयास, इस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं। जी बिल्कुल। अभी आज क्या है कि वो सभी अपने अपने मन में वो सभी राजा बन चुके हैं और सभी को बैठना है सिंहासन पर। तो उनमें एक मतलब ये तो एक मत है ही नहीं उसमें। लेकिन और एक और बात ये भी है कि इन्होंने आज ये उनकी आज ये स्थिति है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने आज कांग्रेस को उनके अलग अलग क्षेत्रों से निकाल बाहर कर दिया है। तो वो नहीं चाहते कि बैकडोर एंट्री हो कांग्रेस की, और उनके जो रीजनल पार्टीज अपने अपने राज्य में जो अभी आज शक्तिशाली बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि ये बैकडोर एंट्री हो कांग्रेस की। तो इसीलिए वो उनके साथ में सीट शेयरिंग के लिए बहुत ही ये मुश्किल होने वाली है उन सभी को। ये बहुत मुश्किल होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और क्या सीट शेयरिंग को लेकर सभी पार्टियां एक मंच पर आ पाएंगी कि नहीं। मनोज मनु साहब, आलोक मेहता सर, चंद्रमणि शुक्ला जी, मनु शर्मा जी, राजलक्ष्मी जी और शक्ति, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सभी